आप सभी का स्वागत है पास एडुहब में। आज से हम लोग विषयानुसार टॉपिक वाइज क्लास करेंगे। तो आज हमारी जो पहली क्लास है वो जीके जीएस के अंतर्गत पॉलिटी से हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य होगा कि हम लोग किसी भी टॉपिक्स को, अगर उस एग्जाम में वो टॉपिक पूछ रहा है तो उसको इस प्रकार से तैयार करें कि वो हर एक एग्जाम के लिए हमारा तैयार हो जाए। यानी कि हम इस समय देख सकते हैं कि एक कोई भी छात्र किसी स्पेसिफिक एग्जाम को लेके आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जो भी वैकेंसी आ रही है लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हर एक एग्जाम के लिए बारी बारी तैयारी करना, ये हम नहीं कर सकते कभी भी। तो हमें इस प्रकार से चलना होगा कि हम एक टॉपिक को जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है उसे इस प्रकार से तैयार कर लें कि वो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए हमें पूर्ण रूप से पहले उसके थ्योरी पार्ट को पढ़ना होगा। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सॉल्व किया जाएगा, और उसके बाद आगे आने वाले एग्जाम में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उस टॉपिक से, को भी समझते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है, इसमें हम लोग संविधान की प्रस्तावना टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। के बारे में विशेष रूप से पूर्ण गहन अध्ययन करेंगे, और इस टॉपिक को हम लोग दो क्लास में समाप्त करेंगे। आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स को कवर कर लेंगे, कुछ पॉइंट्स बचेंगे तो हम उसे कल कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्रीवियस ईयर और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए जो अति आवश्यक हैं उनको हम लोग साथ में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पॉलिटी में मुख्य रूप से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें, संविधान की प्रस्तावना से भी क्वेश्चंस आपका बनता है, अनुच्छेद से क्वेश्चंस लगातार बनते हैं, भाग से क्वेश्चंस बनते हैं। मुख्य रूप से जो मौलिक अधिकार है, आपका मौलिक कर्तव्य है, डीपीएसपी है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आपका सर्वोच्च न्यायालय हुआ, राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, महान्यायवादी हुआ, संविधान संशोधन हुआ, अनुसूचियां हुई, ये कुछ प्रमुख टॉपिक्स हैं जिससे लगातार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। संविधान सभा में कौन कौन सी समिति हैं, ठीक है? और शुरुआत में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो किसको कौन कौन सा मंत्रालय मिला था। ये कुछ प्रमुख और फिक्स पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, पूछते ही पूछते क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले जो प्रमुख विषय हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। जितना डीपली हम उसको पढ़ सकेंगे उतना ही हमारे लिए वो बेहतर होगा, क्योंकि हम एक ही जगह पे एक ही कंटेंट को हर एक एग्जाम के लिए तैयार कर पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वह संविधान की प्रस्तावना। देखिए, इसमें बात करें हम लोग तो सबसे पहले जो प्रस्तावना अमेरिकी संविधान में सम्मिलित की गई थी, कहाँ पे? तो अमेरिकी संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। बाद में कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका होती है, जिसमें संविधान का सार निहित होता है। ठीक है? संविधान का जो प्रस्तावना है ना, वो परिचय है, जिसमें पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है उसका सार में निहित है। ठीक है? न्यायविद एन ए पालकी वाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसमें 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना के अंतर्गत एकमात्र संशोधन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार में प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। ऐसे, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर उन्हें इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर। इस प्रकार से प्रस्तावना की विषय वस्तु हमारे संविधान में वर्णित है। तो ये सबसे पहला ही पॉइंट है जो है हम भारत के लोग। ये इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब कि जो भारत के लोग हैं उनके अंतर्गत ही पूर्ण रूप से शक्ति निहित है। दूसरी बात है इसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात की गई है। में सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने का भी बात किया गया है। कौन-कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। तो किस पे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। के बाद इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता पे भी चर्चा किया गया है। ठीक है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए बंधुता को बढ़ाने की भी बात की गई है। और एक ही दिनांक प्रस्तावना में वर्णित है, वो है आपका 26 नवंबर 1949। क्लियर? इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। बाकी पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में लागू किया। क्लियर? आगे देखिए, प्रस्तावना के मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। सबसे पहला बात किया गया है स्रोत के ऊपर, दूसरा है आपका राज्य के स्वरूप के ऊपर, तीसरा इसके उद्देश्य को लेके और चौथा है जो लागू होने की तिथि। तो हम लोग बात करेंगे स्रोत। देखिए, संविधान की शक्ति हम भारत के लोग से आती है। मतलब इसी शब्द से ही प्रतीत होता है कि जो संविधान का पूर्ण रूप से जो शक्ति है वो भारत के लोगों में निहित है। के अंतर्गत तो राज्य का स्वरूप बताया गया है कैसा? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक? तीसरा तत्व है आपका उद्देश्य। इसके अंतर्गत मूल रूप से जो प्रस्तावना के अंतर्गत जो न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। समानता की बात की गई है, अवसर और स्थिति की। बंधुता की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। तो ये मूल रूप से प्रस्तावना के अंतर्गत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये चौथा पॉइंट है हमारा लागू होने की तिथि। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंकित किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो जो ये डेट है 26 नवंबर 1949, ये लगातार कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हमारे प्रस्तावना में कौन सा डेट वर्णित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये डेट हमेशा याद रखना होगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत जो प्रमुख शब्द हैं उनके विस्तृत अर्थ को जानेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा इसमें शब्द है वो है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं। भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है।
आंतरिक और बाहरी नीतियां स्वतंत्र रूप से तय होती हैं भारत के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता भारत को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता। जो भारत की संप्रभुता है उसको किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब मूल रूप से इसका अर्थ यह है कि भारत अपने नागरिकों और क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार रखता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यही होगा कि मतलब भारत देश के ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। वो किसी भी मतलब प्रतिरूप से किसी भी देश से बंधा हुआ नहीं। वो अपने नागरिकों और क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार रखता है। क्लियर? दूसरा शब्द है हमारा समाजवादी। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत हम बात करें तो समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता को स्थापित करना मूल उद्देश्य है इसका। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और कमजोर वर्गों की सुरक्षा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का योगदान। क्लियर? भारतीय समाजवाद का जो स्वरूप है वो गांधीवादी समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का मिश्रण। गांधीवादी समाजवाद के अंतर्गत ग्राम स्वराज विकेंद्रीकरण पे बल दिया गया है और मार्क्सवादी समाजवाद के अंतर्गत वर्गहीन समाज की बात की गई थी। तो जो हमारा भारतीय समाजवाद है वो गांधी समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का एक मिश्रण है। फिर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करता है समाजवाद। तो इस प्रकार से कोई पूछे कि समाजवाद का अर्थ क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों के योगदान से देश का विकास करना, और गांधीवादी समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का जो मिश्रित स्वरूप है वो हमारा भारतीय समाजवाद है। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। संघ निरपेक्ष। फिर इसे भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। देखिए इसमें बताया गया कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। क्लियर? सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। यहाँ पे नागरिकों को धर्म का पालन करने, प्रचार करने और मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक है क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों को समान सम्मान और अवसर प्रदान किया गया है। जबकि जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता होती है वो नकारात्मक है। वहां पे राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव है। वहां राज्य और धर्म से कोई संबंध उनके बीच में है ही नहीं। समझ गए? तो इस प्रकार से अगर पूछे कोई भी कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म ना हो, सभी धर्मों का समान सम्मान और स्वतंत्रता के आदर किया जाए, उनका सभी नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किया जाए कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं अपने स्वेच्छानुसार, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने स्वेच्छानुसार। क्लियर? चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। लोकतांत्रिक। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बात यही है कि जनता ही सर्वोच्च शक्ति का स्रोत है। जनता ही सर्वोच्च शक्ति का स्रोत है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है हमारे भारत देश में। देखिए, लोकतंत्र का केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य भी होना चाहिए। कहीं लोकतंत्र शब्द से हम केवल राजनीतिक मतलब ना निकालें, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य से भी जुड़ाव होना चाहिए। इसी बात को लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं। अभी सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है? देखिए, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भातृत्व को मान्यता देती है। किसको किसको? स्वाधीनता, समानता तथा भातृत्व को मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिगत पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी। संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गणराज्य संघ। देखिए, इसके अंतर्गत मूल रूप से ये बातें की गई हैं, यानी राज्य का जो प्रमुख होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। इसके द्वारा? जनता के द्वारा। कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा। सर्वोच्च पद किसी भी नागरिक के लिए खुला है। जो सर्वोच्च पद है वो किसी भी नागरिक के लिए खुला है। यह समानता और लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करता है। यह समानता और लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करता है। पूछे कि गणराज्य का अर्थ क्या है तो क्या बताइएगा आप लोग? आपको ये बताना होगा कि मतलब गणराज्य का अर्थ ये है कि वहाँ का जो राज्य का जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा चुना जाता हो। वहाँ कोई वंशानुगत शासक प्रणाली ना हो। सर्वोच्च पद सबके लिए, जो भी नागरिक उस देश के हैं उनके लिए खुला है। और मूल रूप से जो समानता और लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करता है। बस इतने 4 पॉइंट्स बहुत अ, काफ़ी हैं, मतलब लेवल पे। ठीक है? चलिए। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। हमने पहले ही बताया कौन-कौन सा न्याय था आपका? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सबसे हम लोग पहले बात करेंगे सामाजिक न्याय के ऊपर। देखिए, इसके अंदर मूल रूप से जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का अंत। मतलब कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सम्मान प्रदान करना। दलित, पिछड़े वर्ग, महिला और कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण। ठीक है? मतलब कि सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य है समानता आधारित समाज का निर्माण। समानता आधारित समाज का निर्माण। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक न्याय। इसके अंतर्गत मूल रूप से जैसे जो आय और संपत्ति का समान वितरण को लेकर बात की गई है।
उत्पादन के साधनों का न्यायपूर्ण उपयोग, गरीबी, बेरोजगारी और समानता को कम करना, कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा। ठीक है। और जो उसका मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य, अगर एक पॉइंट में हम कहें तो सभी को न्यूनतम जीवन स्तर और अवसर प्रदान करना। क्या? सभी को न्यूनतम जीवन स्तर और अवसर प्रदान करना। एक शब्द में सीधा हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि आर्थिक न्याय क्या है? सभी को न्यूनतम जीवन स्तर और अवसर प्रदान करना। क्लियर? पॉइंट है आपका राजनीतिक न्याय के अंतर्गत सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार और अवसर प्रदान करने की बात की गई है। क्लियर? राजनीतिक अधिकार और अवसर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की बात की गई है। सभी को शासन में भागीदारी का समान अवसर, है ना, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति मतलब शासन की भागीदारी में सबको समान अवसर प्रदान किया गया है। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय का मूल उद्देश्य है जनता की भागीदारी और उत्तरदायी सरकार निश्चित करना। एक पंक्ति में अगर पूछे कोई कि राजनीतिक न्याय क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जनता की भागीदारी और उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित करना ही राजनीतिक न्याय है। क्लियर? चलिए, इसको स्वतंत्रता मूल रूप से प्रस्तावना के अंतर्गत 5 बिंदुओं पे चर्चा की गई है। स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन-कौन से पॉइंट्स हों? पहला है आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये डायरेक्ट पूछता है। तो कौन से मुख्य 5 बिंदु हैं जिनमें प्रस्तावना में स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो आपको बताना होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 बिंदु हैं। क्लियर? देखिए, लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बहुत है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व भी अधिक है। स्वतंत्रता संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, यानी कि संविधान के अंतर्गत जो भी बातें लिखी गई हैं उनके निर्धारित सीमाओं के भीतर ही स्वतंत्रता आपको प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं कि संविधान से इतर होकर आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। क्लियर? देखिए, हमारे प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। इसमें भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, इनके आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? सीधा-सीधा क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। क्लियर? ऐसे ही हर एक टॉपिक्स को हमें पढ़ना होगा और उससे क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करना होगा, जिससे कि कोई क्वेश्चंस हमारा छूटे ना और हमारा टॉपिक भी क्लियर फिर से हो जाए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, समानता। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अवसर और स्थिति की समानता की बात की गई है। किसकी? अवसर और स्थिति की समानता पर चर्चा किया गया है। किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार या भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। समान कानून और समान अधिकार की बात की गई है। समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो। का मूल अर्थ ही होता है सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो। यह सकारात्मक समानता है। कमजोर वर्गों को विशेष अवसर देकर वास्तविक समानता सुनिश्चित करना है। पूछे कि मतलब समानता का अर्थ क्या है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि मतलब कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की भूमिका या प्रयास करना। कमजोर वर्गों को विशेष अवसर देकर वास्तविक समानता सुनिश्चित करना समानता कहलाता है। ठीक है।
किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार या भेदभाव किसी के साथ न करना समानता कहलाता है। समान कानून और समान अधिकार सबके लिए एक समान है। तो इतने सारे पॉइंट्स समानता को क्लेरिफाई कर देगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बंधुता। देखिए इसमें बात किया गया मूल रूप से व्यक्ति की गरिमा की रक्षा, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना बंधुता का मूल उद्देश्य है। सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना हमेशा बनाए रखना बंधुता का मूल उद्देश्य। यह विविधता में एकता भारतीय परंपरा को दर्शाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कई धर्म के लोग निवास करते हैं, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, और सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। तो ये क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बंधुता की भावना ही है जो एक दूसरे को बांधे हुए है। चलिए तो इस प्रकार हमने सारे शब्दों के अर्थ को समझा। इससे पहले हमने जाना कि प्रस्तावना की भूमिका, मतलब प्रस्तावना कैसे हमारे संविधान में सम्मिलित हुआ, के बारे में जाना हम लोगों ने। उसके बाद इसमें जो हमारा प्रारूप है प्रस्तावना का, उसमें क्या बातें वर्णित हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो मुख्य शब्द हैं प्रस्तावना के अंतर्गत वर्णित, उनके विस्तृत अर्थ को जाना। क्लियर? और अब हम संक्षेप में एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, जो भी हम लोगों ने शब्दों को पढ़ा है अभी तक उसके अर्थ को जाना है, तो संक्षेप में रिवीजन, जैसे जो आपको मतलब कि जैसे याद हो जाए और आसानी हो याद करने में। इस प्रकार से हमने एक टेबल फॉर्मेट में बना के इसको दिया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहला शब्द है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। के अंतर्गत हमने बताया था कि आंतरिक वह बाहरी संप्रभुता स्वतंत्र नीति, छोटा सा पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे। आंतरिक व बाहरी संप्रभुता और स्वतंत्र नीति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। समाजवादी के अंतर्गत समानता, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, गांधीवादी प्लस मार्क्सवादी का मिश्रण। क्लियर? पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत सभी धर्मों को समान सम्मान, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक। क्लियर? नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक। इसके अंतर्गत जनता सर्वोच्च है, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग करके चुनाव प्रणाली हमारे यहाँ चला। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का जुड़ाव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गणराज्य। वंशानुगत शासक नहीं, जो कि यहाँ का सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। अगला पॉइंट है न्याय। इसके अंतर्गत मूल रूप से 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन-कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा वीडियो में किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता। इसमें 5 बिंदु पे चर्चा किया गया था। कौन-कौन सा था आपका? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। डायरेक्ट क्वेश्चन से बनेंगे आपका। उसके बाद है आपका समानता। यहाँ पे अवसर और स्थिति की समानता और सकारात्मक समानता की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका बंधुता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के अंतर्गत चर्चा किया गया। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसको रिवीजन के तौर पे अपने नोट्स में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास हमारी समाप्त हुई। आज हम लोगों ने इतने सारे फैक्ट्स को देखा। कल हम लोग इसके अंतर्गत सेकंड क्लास में, भावना की जो दूसरी क्लास होगी उसमें मुख्य रूप से हम लोग करेंगे इसके महत्व के बारे में, और इससे जुड़े कुछ जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको करेंगे। और कुछ जो वाद विवाद, मतलब कि जो केस हुआ कि प्रस्तावना को संविधान का अंग मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, तो इन सभी वाद वाद विवाद को
अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रस्तावना से संबंधित, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। पर आने वाले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम लोग कल करेंगे। तो कल हमारा ये टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितने मतलब लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत एक छोटे प्लेटफॉर्म से करने का प्रयास किया, और हम चाहते हैं कि हम प्रकार से कंटेंट प्रदान करें कि वो बच्चे के लिए, मतलब कि जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाए हर एक एग्जाम के लिए। ये ना कि मतलब कि उसे हर एक एग्जाम के लिए बार उसे पढ़ना है, बस एक बार पढ़ ले, उसके बाद इस प्रकार से तैयारी कर ले कि जो रिवीजन के माध्यम से, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे चलाएंगे, उसके माध्यम से उसका रिवीजन होता रहेगा, और एक बार वो टॉपिक को करने के बाद पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो जाए कि मतलब हमें अब इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस हम अगर क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें तो हमारा ये क्लियरिफाई है, टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उसको हल कर पाएंगे। मेन उद्देश्य तो हम लोग का ही होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में ये कंटेंट के साथ, और बस आपसे यही है कि फिर से मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, और आपसे बस एक बार यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि वास्तविक कंटेंट सभी विद्यार्थियों तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।